खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। विवाहिता ने ससुराल में लगाया फंदा और हेड कांस्टेबल पति ने खुद को मारी गोली। बानसूर के धीरपुर गांव के थे निवासी। चुनाव के चलते नाकेबंदी में करीब 5 लाख का सोना और 63 लाख की शराब सहित 6.5 लाख की नकदी हुई जब्त। थानागाजी एवं बड़ौदा में क्षेत्र में सामने आई कार्यवाही। कांग्रेस ने राजस्थान में पहली सूची को दिया अंतिम रूप। वहीं चुनावी तैयारियों पर अलवर सहित नवगठित जिलों के अफसरों ने किया चिंतन। और अलवर के मेडिकल कॉलेज में भी डेंगू ने पसारे पैर। 2 प्रोफेसर और 2 विद्यार्थी हुए पीड़ित। वहीं RPF जवान की डेंगू ने ली जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बानसूर के ग्राम धीरपुर में एक विवाहिता ने मंगलवार रात ससुराल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही जम्मू के कुपवाड़ा में BSF में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात उसके पति ने भी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पति पत्नी द्वारा आत्महत्या की स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के अनुसार धीरपुर निवासी 27 वर्षीय राजेंद्र BSF में जम्मू के कुपवाड़ा में तैनात था। इसी वर्ष 22 फरवरी को रतनपुरा निवासी अंशु से उसकी शादी हुई थी। शादी के 8 महीने बाद ही पति पत्नी ने एक साथ आत्महत्या कर ली। हरसौरा थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उधर परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतका के पति राजेंद्र यादव ने भी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजेंद्र का बड़ा भाई नरेंद्र यादव दिल्ली में एयरफोर्स में तैनात है। उन्होंने बताया कि दोनों में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। ऐसे में खुदकुशी के पीछे आपसी मनमुटाव है या और कोई कारण है, इसका उन्हें पता नहीं है। चुनावों की वजह से पुलिस ने नाकेबंदी और चेकिंग तेज कर दी है। हाल ही शहर के जाट हॉस्टल के पास गुजरात के 2 व्यापारियों से लाखों की नकदी जब्त की गई थी। वहीं थानागाजी पुलिस ने गत देर रात नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर 5,34,000 का सोना जब्त किया है। साथ ही आरोपियों की कार को भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अलवर कोटपुतली जिले के घाटा बांद्रोल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान रात करीब 11 बजे अलवर की तरफ से आती एक सफेद रंग की अल्टो कार नजर आई। इसे रुकवाकर चेक किया तो करीब 5,34,000 कीमत के सोने के जेवरात बरामद हुए। इस बारे में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने श्याम सुंदर सोनी और गौरव सोनी को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीमान SP साहब अलवर के निर्देश से अलवर जिला और कोटपुतली बेरोड जिले बॉर्डर जो पुलिस चौकी घाटा बांध रोड है हमारे जिले में आती है, वहाँ मेरे और मेरे स्टाफ द्वारा नाकाबंदी की जाती रात्रि को वाहनों को चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक अल्टो कार अलवर की तरफ से आई। इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका नाम श्याम सुंदर और गौरव सोनी थे, निवासी आतेला जिला कोटपुतली बेरोड के रहने वाले थे। उनकी वाहन को थोड़ी सी गहनता से चेकिंग की गई तो एक छोटे से बैग में सोना के बने जेवरात मिले, जिनके बारे में उनसे बिल और कहाँ से लेके आए उनके बारे में वो सही जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए संदिग्ध होने से धारा 102 CRPC में उनको जब्त किया गया है। उनका वजन 89 ग्राम 89 ग्राम है, जिसकी कीमत बाजार कीमत 5,34,000 रुपये है। और जो अल्टो कार है उसकी कीमत 3,75,000 रुपये आकी गई है। ऐसे कुल मिला के 9 लाख और 9,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। कहाँ से कहाँ लेके जाना है? चुनाव को लेकर ही चेकिंग की जा रही थी और माल कहाँ से लेकर आए, कहाँ ले जाना था, उसके बारे में संतोष जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर दोनों को 151 शांति भंग में अरेस्ट किया उनको और उसके संबंध में अब जांच की जा रही है। और वहीं दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर शीतल गांव के पास अलवर पुलिस ने पंजाब निर्मित शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। इसकी कीमत करीब 63,81,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रक में करीब
25,000 बोतलें मौजूद थीं। पुलिस ने उदयपुर के खेरोदा निवासी राकेश को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कमल प्रसाद ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण अवैध शराब, नकदी और मादक पदार्थ पर नजर रखने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बड़ौदा में के शीतल के पास जब यूपी नंबर का ट्रक आया तो उसकी जांच की गई। इसमें ट्रक का नंबर भी फर्जी पाया गया। इस दौरान ट्रक के आगे गाड़ी लेकर चल रहे राकेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब में बनी यह शराब राजस्थान और इससे सटे गुजरात के आसपास के इलाके में सप्लाई होनी थी। माननीय एसपी साहब द्वारा सूचना मिली थी कि दिल्ली से दौसा की तरफ एक ट्रक नंबर फला में अवैध शराब भरी है और ये जा रहा है। उसकी साइबर सेल से लोकेशन निकलवा के पीछा किया और एक टीम के रूप में कार्य किया। तो एसएचओ बड़ौदा में, एसएचओ रेणी, सीओ राजगढ़, एमआईए थाने का जाब्ता था, लक्ष्मणगढ़ थाने का, हम भी साथ में थे और उसका पीछा करके पकड़ा। तो करीब 709 पेटी दारू, जिसमें करीब 20,508 बोतल बनती है, वो उसमें मिली। उनको जब्त किए। एक ट्रक 44 1 लाख रुपए का और एक ड्राइवर को हमने गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत करीब 64 लाख रुपए है। सर, ये शराब कहाँ से आ रही थी? ये प्रारंभिक पूछताछ पे पंजाब से लाना ज्ञात हुआ है और जो विधानसभा चुनाव में यहाँ राजस्थान में होने जा रहे हैं, इनमें सप्लाई करना ही चाह रहे थे। उधर एसपी आनंद शर्मा के अनुसार शीतल चेक पोस्ट पर एक स्कॉर्पियो से 6.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। गाड़ी में सवार दिल्ली निवासी भरत को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी गई। हालांकि सुबह ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद घोषणा शाम तक टलती रही। उधर नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हुई इस बैठक में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव वेणुगोपाल मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष गौरव गोगोई, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए। कुछ सीटों पर नामों में एक राय नहीं बन पाने की सूचना है। अलवर की बात करें तो बानसूर सीट से शकुंतला रावत और अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली का नाम पहले से ही फाइनल माना गया था। गौरतलब है कि भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की घोषणा कई दिन पहले ही कर दी थी। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा मतदान की तैयारियों को लेकर मिनी सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह नवनियुक्त जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी की पहली संयुक्त बैठक थी। बैठक में कोटपुतली बहरोड कलेक्टर शुभम चौधरी, खैरथल तिजारा कलेक्टर हनुमान मलढाका, अलवर एसपी आनंद शर्मा, खैरथल तिजारा एसपी सुरेंद्र सिंह और भिवाड़ी एसपी योगेश दाधीज आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि अभी पुराने अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों के हिसाब से ही चुनाव होंगे। बैठक में कहा गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आमजन को जागरूक किया जाए, साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने में अधिकारी अपनी भूमिका निभाएं। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया गया। देखिए, निर्वाचन की तैयारियां जो हैं वो अलवर जिले में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और इसी क्रम में आज हमने सभी जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और एआरओज और सभी संबंधित पुलिस के अधिकारी, डिप्टी एसपीज, उनको सबको यहाँ पे आज बुलाया था। साथ ही हमने जो दोनों नए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय, वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और साथ ही भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय, इन सबको भी आज यहाँ पे आमंत्रित करके और हमने विस्तार में चर्चा की है। सभी असेंबली एरियाज जो हैं उनकी अलग अलग विस्तार में जाके ये चर्चा की है कि वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियाँ उनके द्वारा कर ली गई हैं, किस तरह की वहाँ पे संभावनाएं पैदा हो रही हैं, यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, यदि निर्वाचन से संबंधित कोई काम ऐसा है जिस पे अतिरिक्त ध्यान देने की वहाँ पे ज़रूरत है, आदर्श आचार संहिता की पालना में यदि किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही है या फिर और अतिरिक्त काम क्या करने की आवश्यकता है, तो इन सब मुद्दों पे हमने विस्तार में चर्चा की है और सभी से हमको डिटेल में फीडबैक मिला है। इस फीडबैक के आधार पे अभी मैं और एसपी साहब भी पूरे ज़िले का दौरा करेंगे,
ऐसे जगहों पे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे कि संवेदनशील होने की संभावना है, और कोशिश करेंगे कि चुनाव से काफ़ी पहले ही यदि कोई मुद्दा सामने आता है तो उसका निर्वाचन दिवस से काफ़ी पहले ही निस्तारण कर दिया जाए, ताकि उसके बाद उसमें कभी किसी तरह की कोई इशू पैदा ना हो। जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश समय समय पर दिए जा रहे हैं उनकी हमारे द्वारा लगातार पालना की जा रही है, और सभी निर्वाचन अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाना इस समय सबकी पहली प्राथमिकता है। तो वो और उनके अधीन आने वाले सभी, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर हों, चाहे BLOs हों, चाहे और निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, सब इस समय पूरी सतर्कता से, पूरी सजगता से अपना काम करें और किसी तरह की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शहर के प्रताप ऑडिटोरियम सहित 4 केंद्रों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सैकड़ों पीठासीन और मतदान अधिकारियों को EVM का प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर गोपाल सिंह ने बताया कि निष्पक्ष मतदान करने को लेकर 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रताप ऑडिटोरियम के अलावा कला भारती सभागार, जैन BEd कॉलेज आदि केंद्रों पर ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों का प्रशिक्षण, प्रथम प्रशिक्षण, चूंकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक कार्मिक को 3 बार प्रशिक्षण दिया जाए। उसी क्रम में आज सभी कार्मिकों का, जो मतदान दल में PRO यानी कि पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जो नियुक्त किए गए हैं, उसी क्रम में आज यह कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण है। अलवर जिले में 4 स्थानों पर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों में जो कार्मिक पहले सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जहां वह मतदान प्रक्रिया की बारीकी से जानकारियां प्राप्त करेंगे, वही संभागी साथी शाम की शिफ्ट में, जिन्होंने सुबह सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, EVM जो बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिसके जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपादित होने हैं, उनके लिए भी 50-50 के ग्रुप में वो सभी कार्मिक EVM पर प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रायोगिक त्रुटि ना हो सके। इन दिनों फैल रहे डेंगू से अलवर मेडिकल कॉलेज भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के 2 प्रोफेसर और 2 विद्यार्थी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने नगर निगम को पत्र लिखकर कहा है कि कॉलेज और हॉस्टल परिसर के पास से निकलने वाले नाले की सफाई और फॉगिंग करवाई जाए। गौरतलब है कि जेल परिसर में धोबीगट्टा रोड पर हॉस्टल है, जिसमें 100 मेडिकल स्टूडेंट्स रह रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश सूद ने बताया कि हॉस्टल के आगे से निकलने वाले नाले में काफी गंदगी है, इस वजह से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ डेंगू के 4 केस सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि अलवर शहर में डेंगू के इस साल अब तक 36 केस सामने आ चुके हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के मध्य मच्छर पनप रहे हैं, जो इस रोग की मुख्य वजह है। सामान्य चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर रमेश चौधरी के अनुसार अलग से वार्ड बनाकर डेंगू के रोगियों का उपचार किया जा रहा है। देखिए, मौसम परिवर्तित हो रहा है और जो बारिश हुई है उसकी वजह से जगह जगह पर जल भराव के क्षेत्र के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे मच्छर जनित बीमारियों के केसेस आजकल पहले की तुलना में ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें से डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू के केसेस चिकनगुनिया से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हालात नियंत्रण में हैं। सामान्य अस्पताल में डेंगू के लिए वार्ड भी आरक्षित है। उसमें पहले से जो उपलब्ध सेवाएं हैं उनमें डेंगू के मरीजों को प्रायोरिटी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर ब्लड बैंक में प्रेसिपिटेटर्स और वो प्लेटलेट की सारी सुविधा है। उनको प्लेटलेट चढ़ाने के लिए मरीजों को अन्यत्र परेशान नहीं होना पड़ता। डेंगू की जांच की सुविधा सामान्य अस्पताल में है, जिसके लिए उन्हें कहीं किसी तरह के परेशान नहीं होना पड़ता। तो मैं तो समस्त जनता से भी, जहाँ भी कोई डेंगू पीड़ित है, अगर सामान्य चिकित्सालय की वो सुविधाएं उपभोग करना चाहे तो वो सामान्य चिकित्सालय में आए, बजाय कि इधर उधर भटकने की बजाय। यहाँ आपको प्लेटलेट की सुविधा है, यहाँ जांच की सुविधा है, यहाँ भर्ती की सुविधाएं हैं और सारा प्रशासन इस पर अलर्ट मोड पर है। साफ सफाई, अस्पताल के आसपास फॉगिंग और वार्ड्स में फॉगिंग, साफ सफाई, मच्छरों को पनपने ना दिया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। प्रोफेसर और 2 स्टूडेंट जो चपेट में आए हैं, वो जिस जगह रहते हों, जो उनका रहने का एनवायरनमेंट है, वहाँ आसपास
मच्छर पनप रहे हों और ऐसे मच्छर हों जिन्होंने उनको बाइट किया हो जिसकी वजह से उनको डेंगू हो गया हो। जी, अगर डेंगू को हम समय पर अगर इलाज किया जाए और डेंगू को समय पर भर्ती करके इलाज दे दिया जाए तो ऐसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। इसलिए मैं जो परिजन हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप बुखार को हल्के में ना लें। बुखार की आकर सामान्य चिकित्सालय में या अपने आसपास जो भी चिकित्सालय है वहाँ जाकर आप उसकी अप्रोप्रिएट जांच करवाएं और जांच के पश्चात ही आप संबंधित चिकित्सक को दिखाकर उसका इलाज लें, जिससे हमको अनावश्यक जो जीवन हानि होती है उससे बचा जा सके। और वहीं सोडली गांव के मोती का नंगला निवासी 35 वर्षीय कांस्टेबल रामेश्वर मीणा की डेंगू बुखार से मौत हो गई। वे आरपीएफ के इलाहाबाद हेडक्वार्टर पर तैनात थे। उनका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। आरपीएफ के अचनेरा थाना प्रभारी प्रयोग सिंह ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रामेश्वर मीणा को तेज बुखार की शिकायत थी और जांच में डेंगू पाया गया। उन्हें रेलवे हॉस्पिटल इलाहाबाद और बाद में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान रामेश्वर मीणा की मौत हो गई। मंगलवार को मृतक जवान का शव गांव लाया गया। इस दौरान आरपीएफ खेड़ली थाने के प्रभारी रामकेश मीणा भी मौजूद रहे। अलवर में घरों ही नहीं दुकानों को भी चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस गश्त पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शहर में गत रात्रि कई जगह चोरियों को अंजाम दिया गया। वीर चौक में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़े और नकदी एवं सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना कोतवाली से महज 300 मीटर दूरी पर घटित हुई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे तो आधा शटर टूटा हुआ मिला। चोरों ने दुकान में रखी करीब 60,000 की नकदी सहित महंगी साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पड़ोस की दुकान से भी चोरों ने शटर तोड़कर नकदी और महंगे कपड़ों की चोरी कर डाली। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात को 5, साढ़े 4 बजे के आसपास मेरी दुकान पूजा फैब्रिक कट्टी सेंटर पे चोरी हुई, जो उसमें करीब 60,000 रुपये मेरे यहाँ अकाउंट में से चोरी कर लिया गया दुकान पे कैश। कैसे पता चला आपको कि चोरी? ये सर सुबह 5, साढ़े 4 बजे कोतवाली से आए थे आदमी गाड़ी लेके लाल बत्ती, उनके साथ बैठ के जब आए जब पता चला। उधर जयपुर रोड पर बनिया का बाग स्थित किराने की दुकान से गत रात्रि अज्ञात चोर शटर को ऊंचा कर करीब 2,500 रुपए की नकदी पार कर ले गए। दुकान संचालक खेमचंद सैनी ने बताया कि तड़के करीब 3 बजे उनकी भाभी साफ सफाई करने के लिए उठती है। उसने दुकान का गल्ला बाहर पड़ा देखा। इसके बाद चेक किया तो दुकान का सामान सुरक्षित था, लेकिन गल्ले में रखे करीब 2,500 रुपए अज्ञात चोर पार करके ले गए। रात को हम तो बढ़ा के गए थे, रात को सो रहे थे आराम से। अब सुबह 3 बजे हमारे भाभी झाड़ू पोछा के लिए उठती हैं, घर पर जल्दी उनको आदत है, फिर वो घूमने चली जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि एक गला तो बाहर पड़ा है और शटर आधी से ज़्यादा उठ करके बाहर निकली हुई है। जब वो चिल्लाई, जब हम भाग करके देखे दुकान सामान तो उसने कुछ नहीं लिया। सामान तो कैश लिया था, जिसमें कैश में क्या है जो अपन दुकानदारी के लिए रखते हैं वो कैश था। 10-10 के नोट, खुले रुपए और रेतगारी। करीब कितने रुपए? करीब होगी 2,500 या 2,600 के आसपास। बस कुछ कहा है कि अपनी जैसी ऐसी हकीकत में या लालडी की पौर हुई है एमएच के पास, उसमें जरूर आ रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे 2 बंदे जाते हुए देख रहे हैं शटर उठाते हुए। और वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल के समीप शाहजी का बास स्थित कंप्यूटर शॉप का शटर उठाकर शातिर यहां रखे उपकरण लेकर फरार हो गए। पड़ोसी राजू सैनी ने बताया कि इस दुकान में कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर सहित अन्य सामान की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। देर रात करीब 2:30 बजे तेज आवाज होने पर घर की छत पर आए तो 2 युवक दिखाई दिए। शोर मचाने पर वे बाइक लेकर फरार हो गए। उनके पास एक बैग में कंप्यूटर दुरुस्त करने के औजार भी थे। पड़ोसी राजू ने यहां से जा रही पुलिस गश्त की गाड़ी को रोककर भी इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने उनका पीछा किया तो चोरों ने बैग तो पटक दिया, लेकिन कंप्यूटर सही करने के औजार लेकर फरार हो गए। रात का 2:30 बजे क्या हुआ था, क्या देखा आप लोगों? पहले वो आवाज़ आई थी शटर की, तो हमारे मिसेज उठी थी, उसने देखा कुत्ती भूस रही थी हमारी, तो उसने देखा तो एक रोड पे खड़ा था और एक इधर आया। फिर वो कैसे शटर उठाई उन्होंने? ये नहीं देखा कैसे उठाई है, आवाज़ आई ना, जब छत पे आके देखा, छत से ताला तोड़ा था उन्होंने। फिर मैं नीचे आया हूँ, वो बाइक ले रहा था, एक स्टार्ट थी बाइक, और जब वो औजार ले गया खाली बैग में, गिलास वगैरह, पेचकस वगैरह। बाइक थी, मोटरसाइकिल
दो जने थे। लाल कपड़े में था एक तो। शारदीय नवरात्र में बालाकिला स्थित करणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु करणी माता मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। मुख्य पुजारी पंडित उमेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में विशेष फूलों से सजावट की गई है। इसके अलावा भव्य द्वार बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को करणी माता मंदिर के सौजन्य से रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस बार मंदिर में विशेष सजावट की गई है, फूलों के श्रृंगार किया गया है और ये सजावट हर 3-3 दिन में बदल रही है और चुन्नियों की सजावट है। मंदिर में विशेष गेट लगाए गए। मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। भक्तों को भजन कीर्तन करने के लिए छायादार इंतजाम किए गए और कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 20 तारीख को षष्ठी के दिन हमने रोटरी क्लब ब्लड बैंक के तत्वाधान में और हमारे करणी माता मंदिर परिवार के सौजन्य से यहाँ पे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि जो स्वस्थ हैं, जो लोग रक्तदान करने के इच्छुक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में रक्तदान करें ताकि आपत्ति काल में जिनको भी रक्त की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू जल्द ही भारत लौटने वाली है। संभावना है कि वे अक्टूबर के अंत तक वापस आएगी। गौरतलब है कि गत दिनों अंजू अपने सोशल मीडिया प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची थी। अब वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारत लौटने की बात कह रही है। हालांकि उसका पाकिस्तानी वीजा भी जल्द ही खत्म होने वाला है। अंजू का कहना है कि वह देश की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार है। अंजू की माने तो वह 1 सप्ताह के लिए पाकिस्तान गई थी, जिससे नसरुल्लाह को जान और समझ सके। अंजू चाहती थी कि इसके बाद नसरुल्लाह भारत आकर उसके माता पिता से मिले और फिर वे शादी करें। अंजू का कहना है कि उस समय ऐसे हालात हो गए कि उसे नसरुल्लाह से निकाह करना पड़ा।
उसका कहना है कि यदि उसके बच्चे भारत रहना चाहते हैं तो भारत में रहेंगे, और वो अगर पाकिस्तान में रहना चाहेंगे तो वो उन्हें लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी। उसने साफ किया कि पति से उसका संबंध खत्म हो चुका है और वो सिर्फ बच्चों के लिए आ रही है। अलवर के अपनागर शालीमार स्थित गेट नंबर 3 पर भगवान राम की विशाल मूर्ति के नीचे भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का अलवर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भव्य स्वागत किया। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव का निवास भी यहीं है। इस अवसर पर अपनागर शालीमार विकास समिति के पदाधिकारियों ने भी अभिनंदन किया। साथ ही अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जयराम जाटव ने कहा कि वे अलवर जिले में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे और सभी बिरादरियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी टीकाराम जूली झूठ बोलने में माहिर हैं। जयराम जाटव ने यह भी कहा कि अलवर ग्रामीण के साथ ही जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इसे दूर करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की कमियों को दूर करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। जनसंपर्क मेरे गांव का दौरा चालू किया है। जनता में उत्साह है। झूठ की जो बात है वो कांग्रेस का जो प्रत्याशी आएगा, अब फिलहाल में जो विधायक है टीकाराम जूली, उनकी झूठ की बातें सब पोल खुल गई। उन लोगों ने केवल 5 साल तक झूठे झांसे दिए और करना धरना कुछ नहीं। वो तो भूमाफिया हैं। मंदिर माफी की ज़मीनों पे प्लॉट काट देना, आपके जो कब्रिस्तान की ज़मीनों पे ज़मीन को खरीद लेना, किस्म चेंज करके अपने नाम करा लेना, अपने रिश्तेदारों का नाम करा लेना, ये कोई बात, ये राजनीतिक आदमी नहीं है। जनता में उत्साह, जनता इसको सबक सिखाएगी टीकाराम जूली को, जो कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा। संभावित मानता हूँ मैं उसी को शायद टिकट मिलेगा। उसके पीछे ये है झूठ और सच का पता है। एक तरफ सच्चा आदमी खड़ा है, एक तरफ झूठा खड़ा है। उसने काम किया नहीं, विकास नहीं किया। मैं 5 साल रहा, मेरे 5 साल के कार्यकाल आज भी गांव में बोलते हैं, मैं जा के बताता हूँ। मैंने सड़क का निर्माण आपके किया है, ये आपके विद्यालयों के कमरों का निर्माण किया है, आपके पानी का व्यवस्था किए है। तो ये काम बोलते हैं, आज भी गांव के लोग कहते हैं ये आदमी सच्चा है जयराम जाटव, इसने विकास करा है। टीकाराम जूली झूठा है, घोषणा करता है, हाँ सबसे करता कुछ नहीं। जनता का ऐसा उत्साह है, एक तरफा लहर है। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं यहाँ जीतूंगा। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतूंगा, ऐसा जनता का मेरे को जो आशीर्वाद मिल रहा है, आवाज़ जो आ रही है 36 बिरादरी, चाहे वो कोई भी जाति का हो। मुख्य समस्या केवल पानी है। मेरा मानना ये है कि हम जीत के राजस्थान की सरकार हमारी बन रही है। हम पहले बजट सत्र में जो आपकी ERCP का जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, सरकार ने छोड़ रखा है, उस प्रस्ताव को हम उसमें संशोधन लेटर लगा के पहले बजट सत्र में ही उसको केंद्र को भेजेंगे। हमको ऐसा भरोसा है मई तक हमारी केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसका पैसा जो 37,000 करोड़ का वो बढ़ गया होगा, 42,000 45,000 करोड़ हुआ होगा। वो पैसा भारत सरकार हमको, केंद्र सरकार इन 13 जिलों के लिए पैसा दे गई, ये हमारा विश्वास है। ये सबसे पहला काम हमारे ये होगा। विजयादशमी से पूर्व हर साल की तरह अलवर के दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। डीग से आए कारीगर गुड्डू ने बताया कि वे करीब 20 वर्षों से यहाँ रावण के पुतले बनाने के लिए आते हैं। इस बार 75 फुट ऊंचा रावण, 65 फुट का कुंभकर्ण और 60 फुट ऊंचा मेघनाथ का पुतला बन रहा है। दहन के समय इनके छत्र घूमते नजर आएंगे और स्विच के द्वारा रावण का दहन किया जाएगा। ये इस जगह का नाम है दशहरा मैदान। हर वर्ष यहाँ रावण का पुतला फूंका जाता है दशहरे पर्व पर। यहाँ हर वर्ष दशहरे पर्व पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाया जाता है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग रावण के दहन को देखने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ जो रावण के पुतलों को बनाते हैं कारीगरों से। मेरे को है 20 दिन हो गए काम करते हैं। 20 दिन। कितने कारीगर लगे हुए हैं? 8 आदमी लगे हुए हैं। तो आप कब से यहाँ पर करते हैं काम? कितने सालों से? 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ। तो वो लगभग कितने फुट का रावण और कौन कौन सी? रावण की लंबाई 75 फीट, कुंभकर्ण की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ की लंबाई 55 फीट। जी। तो 20 दिन से आप लगातार कर रहे हैं? हाँ, लगातार। तो इसमें किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं आप लोग? इसमें बांस का, मैगजीन पेपर का, रंगीन पेपर का, सूतली का, ये
तो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं लगभग? ये 20 से 25 दिन लगते हैं इसको तैयार करने, तीनों पुतलों को। 20-25 दिन। तो 20 सालों से आप लगातार यही? हाँ, लगातार। कितने साल हो गए आपको इस काम करते हुए? मेरे को करीब जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी काम है, तो हम तो जन्म से ही समझो हम तो इसको करते हुए ही आ रहे हैं। हमारे बाबा किया, फिर पिताजी ने किया, फिर मैं कर रहा हूँ, हमारे बाबा के पिताजी ने किया ये कार्य। आप अलवर में कितने सालों से कार्य पे? अलवर में मेरे को करीब 25 साल हो गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार की तैयारियां कर रही हैं। सोशल मीडिया के दौर के बाद इसमें कुछ बदलाव भले ही आया हो, लेकिन चुनावी रंग जमाने में झंडे, बैनर और टोपियों आदि का महत्व कायम है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की ओर से इनकी मांग की जाने लगी है। ऐसे में शहर में इससे दुकानों पर चुनाव से जुड़ी सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। शहर में छाजू सिंह की गली निवासी तिलकराज गांधी ने अलवर में सबसे पहले इस काम की शुरुआत की थी। अब इनके परिवार की चौथी पीढ़ी भी इस काम से जुड़ चुकी है। पहले झंडे सिलाई कर बनाए जाते थे और अब रेडीमेड झंडे अधिक बिक रहे हैं। दुकानदार विशाल गांधी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सर, ये काम हमारे यहाँ पे पिछली 3 पीढ़ियों से हो रहा है और हम पिछली 3 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। पहले मेरे दादाजी के घर थे, दादाजी के जाने के बाद ये काम पिताजी को मिला, पिताजी के जाने के बाद ये काम अब मैं देख रहा हूँ। और पिछले तकरीबन करीब 40 सालों से जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार के लोग इस काम में लगे हुए हैं और उन्होंने जनसंघ के ज़माने से लेके भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इस सब पार्टियों के झंडे का काम हम लोगों ने मैनुअली तैयार किया है। और पहले जो ये काम होता था घर में बनाए जाते थे, कपड़ा लेकर के सिलाई करके हम घर घर बेचते थे और तैयार होने के बाद पार्टियों को दिए जाते थे। अभी थोड़ा ज़माना बदला है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग की मशीनें आ गई हैं, तो आजकल ये हाथ से होने वाला जो काम है बंद हो गया पूर्ण रूप से और टोटली ये सारा रेडीमेड आता है जो कि बाहर से तैयार मंगाया जाता है और ज़रूरत के अनुसार पार्टियों को दिया जाता है। पिछले 2-3 चुनाव से निर्वाचन आयोग की सख्ती की वजह से पिछले 3-4 चुनाव में मैंने देखा ऐसा कि काम पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है कि काम कम हुआ है और ये बड़ी बड़ी फ्लैक्स की मशीनें जो आ गई है इनकी वजह से काम कम हुआ है और मोबाइल आने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार होने लगा है तो थोड़ा सा इसकी बिक्री में भी धीमापन आया है। और पार्टियां भी अपने स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे बड़े जब चुनाव आते हैं जैसे लोकसभा का, विधानसभा का, तो उस स्तर पे पार्टियां अपने अपने विधानसभाओं में प्रदेश कार्यालय से भी चुनाव प्रचार की सामग्री प्रत्याशियों को उपलब्ध कराते, तो उसकी वजह से भी काम पर थोड़ा सा फर्क पड़ा। अब अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं है, फिर भी अभी पूर्व में भाजपा की जैसे परिवर्तन यात्रा रही तो उसमें अच्छी खासी तादाद में टिकट चाहने वाले प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में पार्टी की यात्रा को लेकर के अच्छा खासा इंतजाम किया था, तो उसको लेकर के पार्टी के टिकट चाहने वालों ने बहुत सारे झंडे, बैनर इस तरह के माल परचेज किए थे। यात्रा में अच्छा खासा काम रहा था, उसके बाद फिर धीमा है। रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में किया गया। यह शिविर केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति और ESIC मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगाया गया। क्लब अध्यक्ष ML गुप्ता और व्यापार समिति अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि डॉक्टर सरोज सुमन ने ESIC हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही RK भूतोरिया और सचिव राजेश मानक ने भी विचार रखे। इसके अलावा अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। सभी डॉक्टरों का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। कैंप में लगभग 270 रोगियों ने जांच एवं चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया। ESI हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो कि MIA के नज़दीक स्थापित है, उनके सहयोग से हमने यहाँ पे एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया था और इसमें हमने सुबह करीब 10 बजे यहाँ इनॉग्रेशन पर कार्यक्रम था, जिसमें कि हमारे दूसरे जो टॉरिटेरियंस और व्यापार समिति के मेंबर्स उपलब्ध थे और जो हमारे जो प्रोग्राम किया है हमारे जो कृषि उपज मंडी एरिया के सचिन जी हैं, इधर से मनोज जी हैं और जितेंद्र जी हैं
और इधर से सेक्रेटरी हैं अपने सुधीर भाई, इन सब के सहयोग से हमने इसको पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश की है और करीब 271 हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिनको यहाँ पे टेस्ट भी किया हुआ है, साथ में मेडिसिन प्रिस्क्राइब दी हुई गई है और कुछ व्यक्तियों को बेसिक मेडिसिन भी प्रोवाइड किए और जिनको कोई गंभीर बीमारी पाई गई है उसके लिए ESI मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहाँ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। और जो अपने सुमन साहब हैं जो कि नोडल ऑफिसर हैं, जो मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने सभी को बताया कि ESI मेडिकल कॉलेज के बारे में ये ना सोचें कि वो खाली कार्ड धारक के लिए है, दूसरे व्यक्तियों के लिए भी सभी फैसिलिटीज़ वहाँ उपलब्ध हैं और जो फैसिलिटी कार्ड धारक के लिए वो फैसिलिटी भी दूसरों को उपलब्ध है, उनमें कुछ स्मॉल कॉस्ट हो सकती है। इस मेडिकल कैंप का मुख्य उद्देश्य मंडी के हमारे यहाँ मजदूर, किसान, व्यापारी भाइयों के साथ साथ मंडी क्षेत्र में कच्ची बस्तियाँ दोनों तरफ लगती हैं, वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को आवश्यकता रहती है। हर वर्ष हमारी कृषि उपज मंडी के व्यापार मंडल द्वारा हेल्थ कैंप एंड ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। इस बार दोनों बार हमने रोटरी क्लब ग्रेटर के सहयोग से लगाया है। वर्तमान में इसका मुख्य उद्देश्य ये लोगों का स्वास्थ्य के साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा MIA में एम्प्लॉयज़ का इतना बड़ा हॉस्पिटल उस लोगों को बताना कि इतना बड़ा हॉस्पिटल अलवर में है, उसमें आप सुविधाएं लें। आज लोगों को पता पड़ा है कि अलवर में MIA में जो एम्स के तर्ज पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें अच्छे डॉक्टर्स हैं, उसका वो लोग लाभ उठाएंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी और जिला सलाहकार समूह की इस बैठक में डाइट में होने वाले विकास कार्यों और शिक्षा के सुधार को लेकर चर्चा की गई। प्राचार्य सुबे सिंह यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। DMC जो डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी भी 11 बजे मीटिंग है, जिसमें डाइट के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे, किस तरीके से किस विकास काम को हम अंजाम दें और उसके लिए क्या बजट प्रावधान रखें। और उसके बाद ही अगली हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसकी मीटिंग है, जिसमें भी सभी शिक्षा अधिकारी DLOs आमंत्रित हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कार्य किए जाने हैं, उन कार्यों के लिए इस ग्रुप में डिस्कशन किया जाना है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप,
स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं बुधवार को माता कुष्मांडा का पूजन हुआ। उनकी पूजा करने से अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे समस्त रोग समाप्त होते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी घरों में महाआरती संपन्न हुई। इसके अलावा मंदिरों में भी पूजन जारी है। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति स्वरूपा दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना महाआरती की गई। प्रत्येक घर में सुबह शाम आरती जोत जलाई जा रही है। इसी के साथ ही अलवर जिले से और मालाखेड़ा क्षेत्र से माता वैष्णो देवी और असम गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर पर जाकर माता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश में अमन चैन खुशहाली बनी रहे, इसी भक्त अपना मनोरथ पूरा हो, इसके लिए मंदिरों में नियमित रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं अवधेश सिंह। और वहीं मालाखेड़ा के गांधी चौक में आयोजित हो रही रामलीला से ऐसे भी अदाकार जुड़े हुए हैं जो दिन में नौकरी और रात में भगवान श्री राम की चाकरी करते हैं। यहाँ रामलीला का सिलसिला पिछले 42 वर्षों से बरकरार है। मंगलवार को जनकपुरी में पहुंचे भगवान श्री राम और माता जानकी से संबंधित प्रसंग मंचित हुए। वहीं जनकपुरी में महिलाओं ने भोजपुरी में विवाह गीत गाए। उधर महावीर मेडिकल सहित अन्य भामाशाहों के सहयोग से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ आसपास के गांवों के हजारों दर्शक पहुंच रहे हैं। मालाखेड़ा में श्री रामलीला का मंचन जारी है और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो दिन में नौकरी और रात को भगवान राम की चाकरी करते हैं और लंबे अरसे से यह सिलसिला चलता आ रहा है। वहीं भगवान श्री राम जानकी जी के हो गए हैं और अयोध्या कांड में यह साफ लिखा हुआ है, जब से राम ब्याय घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत महेश सुकृत बरसई भारी। इस प्रकार से सुख बरस रहा है जब भगवान श्री राम अयोध्या में शादी विवाह कर लौटे हैं और इस दृश्य को देखकर सभी लोग आनंदित हुए और मगन में फूले नहीं समाये। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। शारदीय नवरात्र को लेकर मालाखेड़ा क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों में भजन, जागरण और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंगलवार की रात्रि विश्व हिंदू परिषद की ओर से ग्राम बालेटा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। प्रखंड प्रचारक रोहिताश शर्मा ने बताया कि इस दौरान सनातन धर्म सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के त्याग और तपस्या पर चर्चा हुई। वहीं उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान सत्संग टोली प्रमुख मुकुट बिहारी, कृष्णा शर्मा, पंकज शर्मा, मनोज शुक्ला आदि उपस्थित रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव द्वारा जनसंपर्क जारी है। उन्होंने परिवर्तन यात्रा को लेकर मालाखेड़ा में विशाल सभा के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उधर मालाखेड़ा कस्बे के श्री सीताराम मंदिर में सर्व समाज, व्यापारी और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका मंगलवार रात्रि स्वागत किया गया। इस मौके पर जयराम जाटव ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बिना पक्षपात के विकास कार्य कराए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मालाखेड़ा में आयोजित हुआ। हालांकि प्रशिक्षण कक्ष में टेंट का सामान भी भरा हुआ था, ऐसे में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। उधर शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए प्रभारी की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण वह भी नहीं पहुंच सके। ऐसे में प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार से संबंधित जानकारी प्रदान की। उधर शिविर प्रभारी अंशु शर्मा के अनुसार शिविर में कई शिक्षा विभाग के व्याख्याता और शिक्षक चुनाव में ड्यूटी होने के कारण नहीं आ पाए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अतुल नैनावत ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। आयोजन शिक्षा विभाग का है और मद जो राशि है वो भी शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है। इसके लिए प्रति संभागी 500 रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें गैर आवासीय प्रशिक्षण है, इनको एक समय का चाय नाश्ता है, भोजन है दोपहर का,
और दिन में 150 रुपए प्रति संभागी भोजन की व्यवस्था है 3 दिवस के लिए। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है, 3 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें ये 16 से 18 तक है। इसमें हम 4 बहनों को लगाया गया, जिसमें 2 सुपरवाइजर और 2 हम कार्यकर्ता बहन थी। दोनों सुपरवाइजर किसी कारण से अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं, और एक जो कार्यकर्ता थी मेरे साथी बहन, उसकी तबीयत खराब होने का कारण वो नहीं आ पाई। इसको मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के धौलीधूप में लोगों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना और सड़क दुर्घटना बीमा योजना सहित किसानों से जुड़ी विद्युत योजनाओं आदि के बारे में जानकारी दी। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा लागू जन कल्याणकारी योजनाओं को सराहा। वहीं कैबिनेट मंत्री जूली का जांगीड़ समाज द्वारा साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। कला संगम की ओर से राम बारात और वरमाला महोत्सव का आयोजन राजगढ़ में चौपड़ बाजार में आयोजित हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कला संगम के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र अवस्थी ने बताया कि राम बारात सैनी धर्मशाला से बैंड बाजों और झांकियों के साथ प्रारंभ हुई। इस अवसर पर भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और राजा जनक सहित अन्य स्वरूपों में झांकियां सजाई गई। राम बारात के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष बाराती के रूप में चल रहे थे। साथ ही भगवान राम की अलौकिक छवि को देखने के लिए घरों की छतों पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा भी हुई। इसके बाद चौपड़ बाजार में वरमाला का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर से माता सीता अपनी सखी सहेलियों और परिजनों के साथ वरमाला स्थल पर पहुंची। उधर नवीन रंगमंच गांधी पार्क में कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे यहाँ कला संगम द्वारा श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसके अंदर अयोध्यापुरी जो स्थान हमने बनाया सैनी धर्मशाला राजगढ़ से, वहाँ से अयोध्यावासी प्रभु राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी, वो अब और महाराजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, इनके साथ में जनकपुरी को प्रस्थान किया। जनकपुरी के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इसी बीच में जनकपुरी से माता जानकी अपनी सहेलियों सहित अपने जनक जी के साथ, अपनी रानियों के साथ, जनक जी अपनी रानियों के साथ उनको लेकर जो विवाह मंडप हमने बनाया था चौपड़ में, वहाँ पर वो उनको लेकर पहुँची और वहाँ धूमधाम से उनकी क्या नाम से वरमाला का आयोजन किया गया। माता जानकी जी ने प्रभु राम को एक गले में वरमाला डालकर और प्रभु राम ने माता जानकी जी के गले में वरमाला डालकर इसको आयोजन को सफल किया। उसके उपरांत सारे बाराती और माता जानकी और प्रभु राम अपने जनवासे में जो कला संगम द्वारा रविंद्र रंगमंच पर बनाया गया था वहाँ पर आए और वहाँ पर उनका कन्यादान हुआ, पीले हाथ हुए। उसके बाद समस्त बारातियों को यहाँ जनकपुरी की ओर से भोजन प्रसादी वितरित की गई। इस तरह का हमारा आयोजन आज का सफल रहा। पहली बार आयोजन हुआ इसको? ये करीबन आप ये मान के चलिए कि 47 सालों में इस तरह का आयोजन पहली बार यहाँ किया गया है। खैरथल के तिरंगा बाजार में व्यापारियों की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। देवी मां के पूजन के बाद कन्या भोज हुआ। साथ ही सुबह 11 से शाम 4 बजे तक भंडारा संपन्न हुआ। इस मौके पर शिवचरण खंडेलवाल, गुड्डू शर्मा, नितिन खंडेलवाल, राजू नेहलानी और चिराग डाटा आदि मौजूद रहे। तिरंगा बाजार के सभी व्यापारियों के सौजन्य से माता रानी का पहला भंडारा किया गया है। सभी व्यापारियों का पूरा सहयोग रह गया। खैरथल के किरवारी फाटक के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने पहचान के लिए शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया था। बुधवार को मृतक की पहचान कस्बे के गांधी चौक निवासी 40 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवाड़ी पुलिस और सीआरपीएफ की कंपनी द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके जरिए आमजन को भय मुक्त एवं निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। भिवाड़ी एसपी के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकला। वहीं मतदान से पूर्व शांति बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही भी जारी है।
बड़ौदा में कस्बे सहित क्षेत्र के कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर फ्लैग मार्च निकला। इस दौरान तहसीलदार लालचंद वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं सी विजिल ऐप के बारे में भी ग्रामीणों को बताया गया। इस ऐप की मदद से चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाता शिकायत कर सकेंगे। हर शिकायत का निवारण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा और शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय होगा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आज सीआरपी कंपनी तथा नायब तहसीलदार बड़ौदा मेव के नेतृत्व में कस्बा बड़ौदा मेव, गांव जयसिंहपुरा, निजामनगर, बेड़ा, शीतल, रौनपुर, बाई, हादरहेड़ा, दीनार, गंडूरा में फ्लैग मार्च कर लोगों को सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा से आए कुछ चोर राजस्थान में पशुधन को चुरा रहे हैं। इसी कड़ी में मुबारकपुर से 20 भेड़ चोरी हो गई। पशुपालक पश्चिमी राजस्थान से भेड़ों को लेकर आए हुए थे। वहीं नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित नवाराम और लाका जोगी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बुद्धेपुरा का रहने वाला हूँ और हमारी भेड़ें रात को 12 तारीख को रात्रि 1 बजे के बाद में रोड सिनेमा और कोटपुतली के पीछे में जो हमारी भेड़ें बैठी हुई थी वहाँ से हमारी भेड़ें उठा ली गई। जब सुबह हुआ तब हम लोगों के भेड़ों के मेमने थे वो इधर उधर भागने लगे। तब हमने भेड़ों को संभाला तो हमारी 26 भेड़ उसमें नहीं थी। जब हमने जाकर के पुलिस थाने में गए, इधर उधर फिरते रहे। 2 दिन बाद में जाके हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। जब इधर में ये रेबाइयों की हरदीन जी जो अभी आपके सामने बताया इनकी हमें चर्चा का मालूम पड़ा तो हम लोग भी भाग करके रातों रात और वहाँ विजयपुर चौकी के पास में पहुँचे। हम सभी लोग एक जगह हो गए। तब वहाँ पर वो चेकअप था तो उसमें ये मेरा जो नर्सी जो भेड़ों का जो गुवाड़ी करता है, मैं डेरों में रहता हूँ, तो ये जाकर के उसको भेड़ें पहचान गया। जब ये हिंदी भी पहुँच गए थे, ये हमारे गोडवाड़ी और हम सब एक जगह इकट्ठे हुए तो वो 13-14 भेड़ों का पैसा देने के लिए वहाँ का सरपंच आया। हमारा समझौता करवाने की कोशिश की। यहाँ से नौगावा से पुलिस भी गई हुई थी, हमारे साथ भी पुलिस नहीं थी। हमारी FIR की नकल दे दी थी। हमारी नकल हुआ थाने में चौकी में हम जमा करा के उसकी फोटो को भी दे के आ गए कि हम जंगलों में रहने वाले आदमी हैं, हमारे रोज ये वाक़ा हो रहा है तो इसकी हमारी रक्षा की जाए। अन्यथा आने वाले चुनाव के अंदर हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। बिबरानी गांव क्षेत्र में रुका था रात भर को, वहाँ से हमारी 45 भेड़ों की चोरी हो गई। फिर हमारे को सुबह पता चला, 12 बजे तक ड्यूटी भी करी थी। फिर आ रहे थके सो रहा, अगर नींद आ गई। उसके बाद में 45 भेड़ की चोरी हो गई। कोटकासिम थाना में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद में 12 तारीख की बात है, फिर हमने वहाँ पूछा, हम नौगावा पूछा। नौगावा से हमको खबर लगी और हमारा व्यक्ति जो रबारी समाज का हमारे साथ था उनको खबर लगी। फिर हमने उनके साथ साथ वहाँ पूछा। 9 गाँव में सदर थाना और चौकी जिसमें 100-125 भेड़ मिली थी। उसमें हमारी भी थी और हमारा भाईबंद था उसकी भी थी। मेन चोर वही है। 13 तारीख को हमारा डेरा मुबारकपुर में बैठा हुआ था और जाल बंद के हमारी भेड़ अंदर बैठा रखी थी। कुछ देर तक हमने तो उसका ड्यूटी भी किया, देखभाल किया। उसके बाद में दिन भर इधर उधर भागे दौड़े हुए हमको थकान आ गई। नींद लगने के बाद में 2 बजे से 4 बजे के आसपास वो चोरी हो गई। चोरी होने के बाद में सुबह हम उठ गए तो उनके छोटे छोटे बच्चे भेड़ों का चिल्लाने लगे कि भाई भेड़ के बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उस भेड़ की बच्चों की मां नहीं मिली हमको। बीपुर में सब बीपुर में भेड़ मिली है। एक जोकम मुसलमान है, जाकम मुसलमान के वहाँ पर भेड़ मिली है। उनके लड़के से हमने पूछताछ किया कि भाई भेड़ किसकी है, तो कि जैकब की है। तेरा क्या नाम है? उन्होंने बोला कि मैं भी जैकब का लड़का हूँ। सर इतने पूछ के हम वहाँ से पुलिस चौकी में गए। जयसिंहपुरा चौकी अधिकारी से हमने बोला कि हमारी भेड़ यहाँ पर चुराई हुई है और ये भेड़ यहाँ पर खड़ी है, लेकिन हमारी घटनास्थल राजस्थान जिला अलवर नौगावा पुलिस थाने क्षेत्र की है। तो उन्होंने बोला कि राजस्थान पुलिस आएंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। 16 तारीख को हमने भेड़ पहचान ली और भेड़ उनके छाप में देखकर चौकी में बरामद हो गया था और राजस्थान पुलिस को हमने सूचना देकर FIR दर्ज करवा दी। 16 तारीख रात को 12 बजे हमारी FIR दर्ज हुआ और वहाँ से हमने राजस्थान पुलिस को साथ में लेकर
हमारे सभी साथियों को 8, 10, 12 लोगों को साथ में लेके हमें जस सिंहपुरा चौकी पर पहुंचा। वहां पर उसको जैकब की औरत को और जैकब का बड़ा लड़का उसको बुलवा दिया और वहाँ का बीपुर का सरपंच को बुलवा दिया, उनके साथ में और कोई व्यक्ति था उसको भी बुलवा दिया और पुलिस के जरिए उनको छानबीन किया, बातचीत किया। उन्होंने बोला कि कल भेड़ हमने रात में 13 भेड़ों को काट दिया और दुकान पर उसको काट पीट करके ओके कर दिया, लेकिन 13 भेड़ों का पैसा देने के लिए वो तैयार हो गया। हम लोगों ने बोला हमारा 52 भेड़ चुरा गई है, 52 भेड़ों की भरपाई होना चाहिए या 52 भेड़ आप लौटाइए। हम 13 भेड़ों का पैसा लेने के लिए इनकार कर दिया। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी 52 भेड़ों का मुआवजा ना दिया जाए या हमारी भेड़ लौटाई जाए, यही आपसे निवेदन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने ईस्टर्न कैनाल को लेकर कांग्रेस द्वारा गलत बयानी के आरोप लगाए हैं। सिंघल के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व एमएलए सिंघल ने कहा कि विभिन्न समाजों के बोर्ड बनाने के अलावा और आचार संहिता के दिन कई नियुक्तियां करने के साथ ही झूठी घोषणाएं कर गुमराह किया गया है। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति भी राजस्थान में पिछले 5 सालों में चरम पर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मात्र 20 ही विधायक जीतेंगे और भाजपा की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 12 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से मोदी सरकार पर और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर ईआरसीपी को लेकर जो राजनीति करने के आरोप लगाए, मैं इसका स्पष्ट शब्दों में जोरदार खंडन करता हूं। राजनीति कांग्रेस करती है, जनता के साथ धोखा कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी विभिन्न प्रकार समाजों के आयोग का गठन करके, बोर्ड का गठन करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। सरकार यदि वास्तव में संवेदनशील थी और सभी समाजों के साथ किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाने की मंशा रखती थी तो 5 साल में क्यों नहीं हुए? आचार संहिता वाले दिन आप घोषणा कर रहे हो, आचार संहिता वाले दिन नियुक्ति कर रहे हो, वो आदमी कब कार्यभार संभालेगा, कब वो काम करेगा? केवल लॉलीपॉप पकड़ाने, झुंझुना पकड़ाने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सोच के साथ ये काम किया जाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। इस तरह के आरोप लगाना एक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे लगता है कोई उचित कार्य नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनको लग रहा है कि राजस्थान की सरकार बुरी तरह से हाशिए पर आने वाली है, राजस्थान की सरकार 10% विधायकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी 200 में से, ये लगता है 20 विधायक भी नहीं जिता पाएंगे। इस हताशा के कारण से उल्टे सीधे बयान देकर ये राजस्थान में माहौल खराब करने का, वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को इसका उदाहरण बताया। साथ ही कहा कि इसी वजह से करीब 13 जिले पानी की समस्या से पीड़ित हैं। पूर्व विधायक चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का ऐलान किया था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण इस पर अमल नहीं किया गया। जबकि केंद्र सरकार चाहती तो मध्य प्रदेश से इस योजना को लेकर समझौता हो सकता था। कांग्रेस के जनजागरण अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को लेकर बड़ी ही जिम्मेदारी से बात कर रही है। अगर ये योजना राजस्थान में लागू हो जाए तो राजस्थान के 13 जिले, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि पानी आज बहुत बड़ी समस्या है। पानी की बहुत कमी है, सिंचाई के लिए भी चाहिए पानी, पीने के लिए पानी है। अगर पानी नहीं हुआ तो यहाँ की खेती बर्बाद हो जाएगी। और आजकल कोई बारिश तो इतनी हो रही नहीं, सारी नदियाँ सूख गई हैं। जब तक पानी वहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो सकेगी। ये बड़ी योजना है जिसमें 40,000 करोड़ का खर्चा आता है और वो अकेले राजस्थान गवर्नमेंट के काबू का नहीं है। इतना विनियोग राजस्थान गवर्नमेंट नहीं कर सकती। दूसरा, इसमें एमपी से समझौता करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से, क्योंकि पानी चंबल का उधर से आएगा तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें शामिल हो। दोनों सरकारों की बात से ही बन सकता है, जो कि एक केंद्रीय सरकार ही इसको बना सकती है। केंद्र में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलके इस योजना को उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, जो कि पहले से केंद्र सरकार, वहाँ राजस्थान सरकार तो कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की है। अगर वो केंद्रीय सरकार के ही कहने से इन दोनों में समझौता हो सकता है और ये योजना लागू हो सकती है। कहेंगे प्रधानमंत्री की मंशा में खोट रहा है कि ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते
तो 5 साल में इस योजना को काफी हद तक लागू कर सकते थे और काम बहुत हो सकता था। इसमें इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तभी ये काम पूरा होगा और जब ही 13 जिलों को कायाकल्प हो सकेगी, पानी मिल सकेगा। उधर अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव ने ईस्टर्न कैनाल को लेकर सीएम की जन जागरण यात्रा को गुमराह करने का प्रयास बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने अलवर में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके अलावा केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन में दी गई राशि में घोटाला किया गया है। पूर्व एमएलए जाटव ने कहा कि लोग कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों ने 5 साल उसको ठंडे बस्ते में रखा। 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, डीपीआर बन के तैयार थी। श्रीमती वसुंधरा जी ने उसको तैयार करवाया। उसमें काफ़ी पैसा राजस्थान सरकार का लगा है। 13 जिलों में पानी नहीं पीने के लिए, खेती तो बहुत बड़ी बात है। इसकी चिंता की श्रीमती वसुंधरा ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अशोक गहलोत 5 साल तक केवल बातें करता रहा, झूठी घोषणाएं करता रहा, उनका कोई लेना देना नहीं है। ERCP से चंबल परियोजना का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इनका टाइम जो है वो कार्यकाल पूरा हो गया, अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, बजट नहीं है। उस कॉपी को, वो DPR को क्यों रख के बैठे हैं? अब कोई इनसे पूछे भाई इसमें कोई संशोधन लेटर लगाना है, पत्र लिखना है, केंद्र से कंसल्ट करके। जो आपकी नदी परियोजनाएं होती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारा होता है और राष्ट्रीय जल बंटवारा होता है। राष्ट्रीय जल बंटवारा नदियों का उस कंडीशन है केंद्र की, राज्यों की, और उसमें भी वो व्यवधान पैदा कर रहा है। जो ERCP का पानी नहीं लाना चाहता है, लाए नहीं, 5 साल बैठा है। अलवर जिले के लिए उन्होंने जो सवाई माधोपुर के बांध को पानी लाने की बात कही थी, वो कहाँ गया? वो पानी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए झूठी घोषणाएं हैं। इनके पास कोई काम इन्होंने किया नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न रोजगार, केवल झूठी बात करते हैं। इन्होंने 76 साल में पूरे देश को धोखा दिया है कांग्रेस ने, और ये धोखेबाज लोग हैं। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। जल जीवन मिशन का पैसा भारत सरकार ने दिया है राज्य सरकार को, 27,000 करोड़ का। उसमें इन लोगों ने घोटाले किए हैं, इनके ठेकेदार, इनके अधिकारी। सचिवालय में जो वहाँ 3-3 करोड़ रुपये कैश मिलता है, सोना मिलता है। क्या हुआ? ये पानी की योजनाएं जो भारत सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने, ये पहली बार हुआ। एक ही गांव में 5-5, 4-4, 3-3 करोड़ रुपए आया पानी के लिए। हर घर को पानी मिले, स्वच्छ जल मिले। इनकी मानसिकता ठीक नहीं राजस्थान सरकार की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विवाहिता ने ससुराल में लगाया फंदा और हेड कांस्टेबल पति ने खुद को मारी गोली। बानसूर के धीरपुर गांव के थे निवासी। चुनाव के चलते नाकेबंदी में करीब 5 लाख का सोना और 63 लाख की शराब सहित 6.5 लाख की नकदी हुई जब्त। थानागाजी एवं बड़ौदा मेव क्षेत्र में सामने आई कार्यवाही। कांग्रेस ने राजस्थान में पहली सूची को दिया अंतिम रूप। वहीं चुनावी तैयारियों पर अलवर सहित नवगठित जिलों के अफसरों ने किया चिंतन। और अलवर के मेडिकल कॉलेज में भी डेंगू ने पसारे पैर। 2 प्रोफेसर और 2 विद्यार्थी हुए पीड़ित। वहीं RPF जवान की डेंगू ने ली जान। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।